क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, यानी पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 1-1 नंबर के। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, सिया राम शरण गुप्त। तो वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक है, स्कंदगुप्त नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक है। लहरों के राजहंस नहीं है, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। तीसरा प्रश्न है, धर्मवीर भारती की रचना है। गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा, बिल्कुल। संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी है। कुरुक्षेत्र, ये भी है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए सभी। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक हैं। शुक्ल युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं, क्षयवाद युग के हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, ठूठा आम रचना है। भगवत शरण उपाध्याय की, रामधारी सिंह दिनकर की, अज्ञेय की, रामकुमार वर्मा की। तो ठूठा आम मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय की, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। करुणालय, चुभते चौपदे, हिम किरीटनी, हुंकार। तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम किरीटनी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चुभते चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। चुभते चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। और हुंकार मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। करुणालय जयशंकर प्रसाद का नाटक है। करुणालय जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसके बाद 8 नंबर है, कवितावली किसकी रचना है। तुलसीदास की है, केशवदास की है, अज्ञेय की है, बिहारी लाल की है। तो मेरे प्यारे बच्चों कवितावली तुलसीदास की रचना है, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। द्वापर, प्रबंध पारिजात, नीरजा, बर्फ की गुड़िया। तो द्वापर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नीरजा मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की है। बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती की रचना है। प्रबंध पारिजात पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। इसके बाद 10 नंबर है, केशवदास की रचना है। केशवदास की रचना है। गुंजन है, कंकाल है, आंगन के पार द्वार है, कविप्रिया है। तो केशवदास की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या केशवदास की रचना है कविप्रिया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गुंजन, गुंजन सुमित्रानंद पंत की रचना है। कंकाल जयशंकर प्रसाद की है। और आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की रचना है। यहाँ तक हो गए 10 हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न, ठीक है, यानी 10 रचनाएं 1-1 नंबर की। अब इसके बाद 11 से 20 तक व्याकरण है, ठीक है। शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो शोक मेरे प्यारे बच्चों किसका स्थायी भाव है, शोक करुण रस का स्थायी भाव है। इसके बाद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों रूपक अलंकार है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, पराजय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले लगते हैं, तो जय में परा उपसर्ग लगा है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नील गाय में समास है। तो नील गाय, नील गाय में कौन सी समास है मेरे पास, नीली है जो गाय, इसमें विशेषण और विशेष की बात होती है, ठीक है। तो इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है। कौन सा समास है इसमें, कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन कर्मधारय समास होगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद अगला प्रश्न है,
सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो स्वर्ण भी है, कनक भी होता है, कंचन भी होता है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर है, युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन का रूप क्या होता है, तो इसका रूप होता है त्वया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, क्या कह रहा है, आंधी आई और वह चला गया कौन सा अलंकार है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कोई नहीं। तो आंधी आई और चला गया, तो जब दो वाक्य और से जुड़े हों, परंतु से जुड़े हों, इसलिए से जुड़े हों, तो वहाँ पर होता है संयुक्त वाक्य। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर रचना के 8 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, वाच्य के प्रकार होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। इसके बाद विकारी पद के कितने भेद हैं, विकारी पद के कितने भेद हैं, 4। विकारी पद के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कोई संज्ञा शब्द हो, कोई सर्वनाम शब्द हो, कोई विशेषण शब्द हो, कोई क्रिया शब्द हो, तो विकारी पद होते हैं। विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद है खंड व वर्णात्मक प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक का गद्यांश होता है, गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न होते हैं, गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना रहता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ कुसंग शब्द मिल गया है, आप समझ जाइए कि ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है, आपने इसको पढ़ा भी होगा, पहला चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएगा। इसके बाद है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, तो कुसंग का ज्वर भयानक होता है, या केवल नीति का और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, इसकी करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। इसके बाद है तीसरा, क्या कह रहा है, किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। देख सकते हैं किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है, तो बुरे व्यक्ति का संगत करना हमारे लिए बुरा है। ठीक है, इसके बाद अथवा करके 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास ही मैं बैठा दिया जाऊंगा। तो इसका संदर्भ कैसे लिखना है, देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, इसके बाद है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या अर्थात जलन का भाव भरा होता है उसके हृदय में सर्वप्रथम बुराई करने के गुण का भी जन्म हो जाता है, इसलिए वह निंदा अर्थात बुराई का ईर्ष्या की बड़ी बेटी कहा है। दिनकर जी कहते हैं जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह दूसरे लोगों की बुराई करने में बहुत कुशल होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है क्योंकि वह उन्हें नीचा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है या अपनी कमियों को छुपाना चाहता है। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी 6 अंक का है। पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न है, 2-2 अंक के। पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। श्री कृष्ण
माँ यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रातः हो तो बल के संग जई हूँ, तेरे कहे ना रही हूँ। सुबह होती ही मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा, तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकने वाला। ग्वाल बाल गैयन के भीतर न कहो डर नहीं लगत। श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि ग्वाल बाल और गायों के बीच मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोओ नंद दुभाई रहने रहूँगो जागत। वो कहते हैं कि आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, सारी रात जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चर रही हूँ, मैं घर बैठा रही हूँ। सभी ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए चले जाएं और मैं घर में बैठा रहूँ। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दे हूँ। सूरदास जी कहते हैं, फिर माता यशोदा कहते हैं कि श्री कृष्ण तुम अब सो जाओ, मैं सुबह होते ही वन में गायों को चराने के लिए तुम्हें भेज दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य खंड के पद नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक सूरदास जी हैं। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या तो मैंने पूरी बता दिया है। गाय को चराने के लिए कौन जाएगा, श्री कृष्ण, या गाय को चराने के लिए कौन जिद कर रहा है, तो श्री कृष्ण कर रहे हैं। फिर अथवा करके दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, यानी श्री कृष्ण अपने शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। मनो नीलमणि शैल पर आतुप परे प्रभात, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिख देंगे। भक्ति और नृत्य चैप्टर से लिया गया, बिहारी लाल जी ने लिखा है। और पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने पूरी बता दिया। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें मनो शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद है 23 नंबर प्रश्न। नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, भी 5 अंक का होता है। 3 अंक अनुवाद का, 2 अंक संदर्भ का मिलता है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धौलायाम चंद्रिकायाम बहुरास्ते, इसके घाटों की घुमावदार आकृति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणितः पर्यटका सुदेरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्रायंत, असंख्य यात्री दूर दूर देशों से घूमने के लिए रोज यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानाम चा शोभाम विलोक के इमाम बहु प्रशंसंत, और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृत, मानव जीवन का संस्कार करना संस्कृति है। अस्माकम पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महंतम प्रयत्न आकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कार देने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकम जीवन से संस्करणाय यान आचारान विचारान चा आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति, वह हमारे जीवन में संस्कारों के जिन आचारों और विचारों को फैलाया वही सब हमारी संस्कृति है। विश्व स्पष्टा ईश्वरा एक योहित, भारतीय संस्कृति मूलम, विश्व को रचने वाला ईश्वर एक ही है, यही भारतीय संस्कृति का मूल्य है। विभिन्न मतावलंबना विविधे नामाभि एकम यो ईश्वरम भजनते, विभिन्न मतों को मानने वाले विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो 5 अंक का ये भी होता है, 2 अंक संदर्भ का, 3 अंक अनुवाद का। मरणम मंगलम यत विभूत चा विभूषणम, यानी जहाँ मरना मंगलकारी है, जहाँ की राख एक प्रकार का आभूषण है। कोपेन यत्र कोसे, जहाँ की रेशमी साड़ियाँ हैं। सा काशी केन मीते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। फिर अथवा करके दिया है, इसको भी देखते हैं। माता गुरुतुरा भूमि, माता भूमि से बड़ी हैं। खात पितो उच्चरस्था, और आकाश से ऊंचे पिता हैं। मना शीघ्रतरम अतात, और वायु से तेज चलने वाला मन है। चिंता बहुत तृणा, तिनकों से अधिक भारी चिंता है। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंक का है, ये अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंडकाव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 26 का नंबर है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इनका कमेंट करेंगे तो इसका वीडियो भी, जीवन परिचय का वीडियो मिल जाएगा आपको। फिर दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, बिहारी लाल, महाकवि सूरदास, तो ये 5 अंक मिलेंगे आपको। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, 2 अंक का। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र, 4 अंक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, 2 अंक मिलेंगे इसके लिए। चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा देशभक्ता आसीत, वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते,
वाराणसी नगरी कस्य नद्या कूले स्थिता? तो वाराणसी नगरी गंगाया नद्या कूले स्थिता। ज्ञान कुत्र संभवत? ज्ञान सर्वत्र संभवत। फिर 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आतंकवाद, कारण एवं निवारण, देश प्रेम, विज्ञान एवं वरदान एवं अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करेंगे, और जिस विषय को पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट करके बताएंगे, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।